जब आपने 2001 पार्लियामेंट अटैक के बारे में सुना था, उससे पहले डिड यू नो अबाउट गाजी बाबा? 2000 में जनवरी फरवरी में जी टीवी पे एक लाइव इंटरव्यू आया किसी का, और वो इंटरव्यू गाजीपुर में था। टाटा सुमो कंप्लीट आरडीएक्स भरा हुआ, दूध के कंटेनर में आरडीएक्स। टाटा सुमो मेन जेएनके असेंबली गेट को स्मैश करती है, ब्लास्ट होता है। दैट अपीयर्स टू बी अ ग्रैंड प्लान कि यहाँ करो, जब तक वो इसमें बिजी रहेंगे, हाँ। जब तक फोर्सेस वहाँ बिजी रहेंगे, उसे डिकोड करेंगे, तब तक आप मेन सेंटर पे। तुझे लाई यहाँ तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। तो टेररिस्ट खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपनी पोजीशन को अप करने के लिए, वर्ल्ड मीडिया में खुद को स्थापित करने के लिए दे कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स। और जनवरी 2001 के बयान इंटरव्यू में उसने बोला है बात। 27 को पीएम आए और पीएम महोदय का कारकेड निकला। उसी दौरान टेररिस्ट ने लाल चौक में अटैक कर दिया। बाउंड्री वाल घर था, अंदर घुसे। तब तक तो वाल में एक बड़ा सस्पिशियस बड़े साइज का शीशा फिटेड दिखा। तो कारपेंटर ने इशारा कर दिया कि यही एंट्री पॉइंट है। हमने जब घेर लिया तो गाजी बाबा ने अंदर से वायरलेस सेट से माइक चार्ली मास्टर कंट्रोल पाकिस्तान को कन्वे कर दिया था कि मैं सीज में हूँ। हमने ग्लास तोड़ा और हमारा भव्य स्वागत हुआ कि अमेरिका इज स्टिल नॉट एबल टू ट्रेस ओसामा बिन लादेन responsible for 9/11, but we are proud to say that our forces have killed Ghazi Baba who attacked our parliament. उन्होंने बॉडी एग्जामिन किया तो बताया कि आपको तो 7 गोलियां लगी हैं और आपके पेट में भी एक गोली है, आपको परफोरेशन हो रहा है, आपको 7 गोली लगी। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक सोल्जर, एक फैमिली मैन, एक सिटीजन और ब्रेव हार्ट। कीर्ति चक्र उन्हें मिला है NND दुबे सर, DIG BSF। हमने उन्हें मूवीज़ के ज़रिए जाना, हमने उन्हें कहानियों के ज़रिए जाना, और आज हम उनसे डायरेक्टली बात करके ये समझेंगे कि व्हाट हैज़ बीन हिज लाइफ एक्सपीरियंस, व्हाट हैज़ ही लर्नड फ्रॉम ऑल हिज एक्सपीरियंसेस। आपको पता होगा कि 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो उसके बाद 2003 के दौरान NND दुबे सर जब कश्मीर में पोस्टेड थे, उस दौरान गाजी बाबा टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद, जो 2001 के मास्टरमाइंड थे पार्लियामेंट अटैक के, उन्हें जिसने मारा वो वाले NND दुबे सर। सर वेरी वेलकम। थैंक यू डॉक्टर तनुजा। सर फर्स्ट टेल मी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोरखपुर, ईस्टर्न पार्ट में है, मतलब उसको इट्स वेरी क्लोज टू बिहार एंड नेपाल। उसकी एक चौरी चूरा तहसील है। चौरी चूरा बड़ी आपको पता है, हाँ, हिस्ट्री की एक 1919 हाँ का जो महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। हाँ। उसमें एक गांव है मरासरार, जो हिमालयन रिवर राप्ती है उसी के किनारे है। अरे वाह। और जिसको कह लीजिए निपट देहात है। वेरी वेरी कोर रूरल एरिया ऑफ गोरखपुर। सो जर्नी कैसे शुरू हुई गांव से BSF? देखा जाए तो मेरा जो एथलेटिक पीरियड है वो तो पूरा गांव में गुजरा है। मतलब गांव में मैं 20 साल की उम्र तक तो गांव से ही मैं अपनी पूरी एजुकेशन मैंने गांव से ही कंप्लीट की है। मतलब हायर एजुकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना पड़ा, बट 5-6 डेज हम शहर में रहते थे और वीकेंड और त्यौहार गांव पे ही होते थे, क्योंकि वो एक परंपरा थी कि भाई छुट्टी के दिन वहाँ क्यों हो, तो गांव आना है। हाँ। और प्राइमरी एजुकेशन तो गांव से शुरू किया। ग्रैंडफादर इंडियन नेशनल आर्मी के रिटायर्ड सोल्जर थे, INA के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किए हुए, सेकेंड वर्ल्ड वार देखे हुए, और लाइव रुडोल्फ हिटलर का भाषण सुना हुआ आदमी। तो लाइव तो ग्रैंडफादर का बड़ा एक उनकी लिजेसी रही है हमारी, यानी हमारे जीवन पे ग्रैंडफादर का जितना इम्पैक्ट रहा उतना फादर का नहीं रहा है। कहने का अर्थ है कि फादर का कंट्रीब्यूशन कम नहीं रहा, लेकिन
इम्पैक्ट अगर पूछा जाए तो ग्रैंडफादर का बहुत ज़्यादा रहा है। सर तो वो आए 46 में और उन्होंने आज़ादी के बाद एक प्राइमरी स्कूल 80 गांव कछार का जो विच यूज टू बी अंडर द वाटर इन मानसून, वहाँ पे पहला प्राइमरी स्कूल वो लेके आए गांव में हमारे, और पहला प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 2 चीज़ वो मेरे गांव में लाए। उसके पहले थी नहीं? ना उसके पहले नहीं था, और उस पूरे एरिया में नहीं था, किसी गांव में नहीं था। तो जब लेके आए तो वो हमारे मतलब जिंदगी में एजुकेशन का जो क ख ग है या अल्फ़ाबेट है वो हमारे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू किया है। तब प्रेप, केजी, नर्सरी होता नहीं था, और वो भी ऐसा स्कूल जो जिसका कोई बिल्डिंग ही नहीं था, पेड़ के नीचे कुछ या पेड़ के नीचे। और गांव में एक उनके कजिन थे, उनका बरांडा थोड़ा लंबा था, तो उन्होंने एक साइड का बरांडा दे दिया था। तो उस बरांडा भी इतना पतला था कि अगर 2 रो बन रही है वाल के साथ और पिलर के साथ, तो बच्चे सट जाते थे, बीच में इतनी जगह नहीं होती थी। और बाहर जो पगडंडी सड़क पे बैठते थे, तो कोई आ रहा है तो वो साइड से निकल गया, या कोई कैटिल वैटिल लेके आ रहा है तो हम उठ गए वहाँ से, थोड़ा साइड हो गए, साइड हो गया टाइप। और हवा चल रही तो हम लोग पेड़ के नीचे चले गए। तो ऐसे हमारी पढ़ाई हुई। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ का बड़ा मैं सोचता हूँ कि उस समय भी देखिए लोगों को सोसाइटी में अपना रिसोर्स इतने बड़े पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डोनेट करने का उनके अंदर एक दिल तो था ना, जज्बा था। उस टाइम में भी कोई अपना इतना बड़ा बरांडा और अपना दरवाजे का एरिया आम बच्चों को पढ़ने के लिए दे दे, ये कोई छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर मुझे क्योंकि लगता है वो विजन था। विजन वो इंडियन नेशनल आर्मी से वो भी लेके आए थे। चाचा भतीजा दोनों गए थे वहाँ, 2 लोग गए थे। तो जो इनके भतीजे लगते थे उनका घर थोड़ा बड़ा था। तो हम ही नहीं, मेरे जैसे हजारों बच्चे वहीं से पढ़े, और मैं 1st से लेकर 5th तक वहीं पढ़ा। कोई इनफॉर्मल टीचिंग का मतलब ही नहीं था। और उसके बाद जब 6th में गए तो 6 किलोमीटर एक इंटरमीडिएट कॉलेज था, मेरे फादर लेक्चरर थे, तो उनके देख रेख में मैं 10वीं तक पढ़ा। वो भी 6-7 किलोमीटर वन साइड था जाना, पैदल होता था जाना, पैदल और पैदल आना होता था। तो पिताजी मेरे साइकिल से जाते थे, तो बीच में इंटरवल में 45 मिनट के इंटरवल में मैं कई बार चोरी से उनकी साइकिल लेके वो सीखता था चलाना। तो उनको डरते थे कि पंचर हो गई या खराब हो गई तो वो फिर घर कैसे आएंगे। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का जो स्टेक था ये था, इससे ऊपर स्टेक नहीं था। और 1 रुपये 49 पैसे फीस लगती थी। टीचर्स का बच्चा होने से फीस माफ थी, तो माफ के बाद 1 रुपये 49 पैसे लगते थे। बताइए ये इसने इतने में तो आजकल एक टॉफी अभी बड़ी मुश्किल से आती है। और टीचर्स क्या डेडिकेटेड थे कि एक मैथमेटिक्स जो हमको पढ़ाते थे ना, तो हम 6 किलोमीटर वापस जब रात को घर आ जाते थे तो कुछ खाओ के दोबारा हम 6 किलोमीटर जाते थे रात को अंधेरे में। कोई बिजली नहीं था, टार्च नहीं था, पगडंडी रास्ता का एक आइडिया था, ये रास्ता जा रहा है। उस रास्ते पर इतनी बार जा चुके थे कि अंधेरे में भी जा सकते थे। वहाँ जाने पर लालटेन जला के इंतजार करते थे। तो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और 1 रुपया फीस लेते थे। वो 1 रुपया इसलिए लेते थे कि हम लोगों ने बोला नहीं हम कुछ देंगे, तो कहते थे टोकन 1 रुपया दे दिया करो। 50 बच्चे जाते थे तो 50 रुपया उनको मिलता था। हाँ। 8वीं पास किया मैं, आई वॉज फर्स्ट इन क्लास ऑल द टाइम। तो 15 रुपया महीना स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई। तो 1 साल का 180 रुपये का एक चेक आता था। अरे तो वो फादर ही उसको इनकैश कर सकते थे क्योंकि मेरी एज नहीं हुई थी कि मैं इनकैश कर लो उसको। यस, बट वो 180 रुपीज़ का जो ताकत थी ना, दी मनी वॉज नॉट वेरी हाई इन टर्म ऑफ इट्स वैल्यू, बट कॉन्फिडेंस वॉज confidence. First confidence that you worked, you achieved something, and this 180 rupee is in recognition to what you achieved. Yes. Number 1. Number 2, इस 180 रुपये पर तुम्हारा नाम लिखा है। हाँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहला टेस्ट। टेस्ट। हाँ।
तो वो उसको भुनाने के लिए भी 14 किलोमीटर दूर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाना पड़ता था। आपके सिग्नेचर को कोई अटेस्ट करता था जिसका उसमें अकाउंट होता था। हाँ। बोर्ड पास किया, आई पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन एवरी सब्जेक्ट, यूपी बोर्ड। फिर मैंने बोला कि मुझे तो आप इस कॉलेज से निकालो, क्योंकि यहाँ इंग्लिश नहीं है अगली क्लास में, इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं था। बस 5 सब्जेक्ट्स थे जो ह्यूमैनिटीज़ के जो होते हैं, और साथ में हिंदी बस। तो बोले ठीक है अगर ऐसा है तो। और मेरे बड़े भाई का रोड एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ा घर के अंदर सेंस ऑफ फियर था कि अभी भेज दोगे, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए या जो भी। हालांकि मैं 14 साल का हो गया था, 10th पास किया, तो फिर भी मैं गया। वो 13-14 किलोमीटर वो कॉलेज था, वन साइड। रोज जाते थे, फिर भाई पीछे पीछे भाइयों की कतार लगी थी, तो भाई भी फिर आ गया तो उसको कैरियर पर बिठा के ले जाते थे। एक साइकिल पर 2 लोग जाते थे, आधा रास्ते वो चला रहा है, आधा रास्ते हम चला रहे हैं। साइकिल पंचर हो गई तो अब पैदल वहाँ से आइए, क्योंकि उन पगडंडी पे साइकिल पंचर कभी भी हो सकती है, हवा कम हो सकती है। आज का सड़क था नहीं कि हर आपको 500 मीटर पर खोखे हों और कोई हवा भरने वाला मिल जाए। मतलब दीज वर द प्रैक्टिकल थिंग्स। बट अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हमें लगता ही नहीं कोई परेशानी थी तब। और सर ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है जब आज हम देखते हैं कि जेन जी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि जीवन में अगर ये नहीं हुआ तो वो सफलता नहीं पा सकते, आगे कर नहीं सकते, मतलब है ना, छोटी छोटी चीज़ें। और मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं पढ़ पाया, मच्छर आ गए, है ना। अब मुझे ये लगता है कि जैसे पूरा तो मैं नहीं कह सकूँ, पूरा दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि उनका जो एंट्री लेवल है लाइफ का, हाँ वो बहुत वो एंट्री लेवल हमारे एंट्री लेवल से अलग है, काफ़ी अलग है। और वो जब जैसे मेरे गांव में, मैं 1963 का पैदा हूँ। 1983 में मेरा मास्टर्स हो गया था, 20 इयर्स में, 20 साल में मैं एमए कर गया था। और मेरे गांव में बिजली आई है 1997 में, ये समझिए आप। और मेरे यहाँ सड़क भी लगभग उसी के आसपास या 2000 में पहुंची है। आज के तारीख में मेरे गांव में ऑल वेदर रोड है। हाँ। किसी भी टाइम किसी भी तरफ से आप सड़क से चले जाइए, फुल टाइम बिजली है। लेकिन हमारे जीवन काल का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट उस क्या बोल सकते हैं, उन परिस्थितियों में कटा है। बट एक चीज़ है कि ये सुविधाओं में टाइम लगा पहुंचने में, बट उसने बिल्ड हमको बहुत किया, रेजिलियंस आ गया। उसको हमें इतना बिल्ड किया कि नौकरी की शुरुआत भी मैंने जो उत्तर प्रदेश आम पुलिस से शुरू की, उसमें भी मेरी जाते ही ड्यूटी एंटी ददुआ डकैत गैंग के अगेंस्ट लगी, जो कि ऑपरेट कर रहा था बांदा के जंगलों में, और रीवा और प्रयाग के बीच जो जंगल हैं उसमें ऑपरेट करते थे वो। तो जाते ही आपको कैनवास का टेंट था, केरोसिन ऑयल था, लालटेन होती थी, क्योंकि उस जंगल में बिजली की लाइन तो गई नहीं थी, सड़क था नहीं, सामान कैसे ले जाएं बस से उतरने के बाद, तो ठेला होता था 2 टायर का लगा हुआ, पीछे 2 टायर और आगे 1 टायर वाला जो ठेला होता है, उसको कोई सिपाही पहले से कहीं से अरेंज करता था, उसको कोई 25-30 रुपया दिए, उस पर रखे सामान, तो उसके साथ आप जा रहे हैं। तो उसी लाइफ ने हमको वहाँ सर्वाइव करना सिखाया। BBC लंदन सुनते थे 7:20 पे, 3 बैटरी का ट्रांजिस्टर होता था। दैट ट्रांजिस्टर वाज योर AI of that time. That was the best technology we enjoyed to get connected with the rest of the world. Yes. लेकिन 7 दिन के अंदर जो उसका स्पेशल प्रोग्राम आता था BBC लंदन का, एक दिन ज्ञान विज्ञान, एक दिन खेल जगत, एक दिन चित्रहार, एक दिन मेडिसिन पे, 7 days का उसका जो टॉक आता था ना, वंडरफुल टॉक। I cannot forget the content, and it was so judiciously filtered source of information कि हर कोई तैयारी करने वाला बच्चा उसको सुनता था, पक्का सुनता था, और सुन के वो इतना खुश महसूस होता था। विंबलडन, अब हमको क्या तब विंबलडन पता था, टेनिस हमने उस जमाने में देखा नहीं था, हम गांव के लोग थे, हमको तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट जस्ट शुरू ही हुआ था हमारे गांव में, उससे पहले कोई क्रिकेट भी नहीं खेलता था। हमारा तो खेल फुटबॉल से शुरू होता था, वॉलीबॉल पे खत्म हो जाता था।
तो आप जो दुनिया से कनेक्टेड हुए वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। न्यूज़पेपर की बड़ी सनक थी। और अभी भी गांव में देखिए, उत्तर प्रदेश वगैरह में, बाकी भी कुछ प्रदेशों में होगा, सुबह की चाय और अखबार। मुझे याद है कि उस जमाने में भी मेरे ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर मंगाते थे। गजपुर बस स्टैंड पे रोडवेज का ड्राइवर लाता था, मल्लाह अगले दिन नाव से लाता था, तो हमको 2-3 दिन बासी न्यूज़पेपर मिलता था। लेकिन वो जब तक पूरे पिछला पढ़ के ख़त्म नहीं कर लेता था आदमी, तो लगता था खाने का कोई मेनू अभी उसका कम रह गया है। Yes. ये तो मैंने सर अपने घर में देखा है। मेरे दादाजी, पापा, हम सब, बल्कि कई बार तो घर में लड़ाई इस बात की हो जाती है कि अरे तुमने मेरा अखबार दे दिया, अच्छा चलो बीच वाला तो दे दो, अब मुझे दे दो। जब तक तुम 2 अखबार पढ़ोगे तब तक मैं ये पढ़ लेता हूँ। उसको वापस वैसे ही ऑर्गेनाइज करके आपको देना पड़ता था। किसी ने पेपर टेढ़ा मेढ़ा फोल्ड कर दिया तो उस पे भी वाद विवाद होता था कि यार पेपर तो आप पेज लगा के दो। और इस बात पे भी हो जाता था सर कि वो खाने में यूज कर लिया, जैसे खाने में बिछा लेते हैं, अरे आज का अखबार तो नहीं बिछा दिया। हाँ, क्योंकि पढ़ना रह गया है। यानी एक जिसको कहते हैं ना कि डिजायर टू नो एंड आल्सो डिजायर टू बी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। यही तो है असली खेल कि आप की इनक्विजिटिवनेस कितनी है। कई बार बल्कि गांव में कहते भी थे इनके क्या फालतू अखबार आ रहा है, ये लोग 3-3 अखबार मंगाते हैं। मतलब घर में सब्जी नहीं आई तो चल जाएगा, अखबार नहीं आया तो झगड़ा पक्का होगा, झगड़ा हो जाएगा। दूसरा, गांव में लोगों की साझेदारी बहुत थी। मेरे गांव में मैथमेटिक्स के टॉपर थे जो साकेत अयोध्या यूनिवर्सिटी के HOD बने थे, बाद में VC भी बने। उनका उस जमाने में बड़ा नाम था कि मैथ में 100 मार्क्स लाते हैं। गांव में अच्छे टीचर और अच्छे गार्जियन को अधिकार था कि किसी भी बच्चे को क्वेश्चन कर सकता था वो। हाँ, किसी से भी पूछ लिया करते थे। हमारे दरवाजे जब आते थे तो हमको पता था हमारा टेस्ट अब शुरू हुआ। अब टेस्ट शुरू होगा, रिश्तेदारों का टेस्ट। आए, मुझे बोला कि राम फूल तोड़ता है, इसकी इंग्लिश बताओ। तो मैं खैर बता लिया, मैंने कहा राम प्लक्स द फ्लावर। बोले ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आए थे। फिर एक शुक्ला जी थे। तो देखा कि गांव में एक इस टाइप का कल्चर था कि एनी पर्सन हैविंग सम रिफाइंड अप्रोच ऑफ लाइफ, सम एजुकेशन, टीचर, ही हैज गॉट ए ऑटोनॉमी एंड अधिकार पत्र टू टेस्ट एनीबडी चाइल्ड। मुझे लगता है कि शायद अब ये चीज़ नहीं है। आप किसी के बच्चे से अनायास कुछ नहीं पूछ सकते, वो कह देगा कि इट्स नॉट योर बिजनेस। हाँ। मैं एक दिन CHS हॉस्पिटल में क्यू में लगा था। आई एम डिसेबल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन। आई हैव गॉट ए ID फॉर, मेरा यूनिक ID कार्ड है डिसेबल्ड का। आई एम ए सीनियर सिटीजन। मैं क्यू में खड़ा था, मैं क्यू तोड़ के भी जा सकता था, लेकिन मैं क्यू में खड़ा था। तो यंग लड़का आया और बोला कि आपके आगे मेरा नंबर है और मैं उधर चेयर पर बैठ रहा हूँ, जब मेरा आया तो बता देना आप। तो मैं भी नहीं बोला, एक थर्ड आदमी बोल गया, भाई ही इज एजेड पर्सन, तुम खड़े हो जाओ, इनको बैठने दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ। इनका आया तो तुम बता देना। हाँ। तो कह रहा है कि ये तो अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है जी। मतलब मुझे लगा जैसे उसको बहुत बुरा सा लग गया इस बात का, जबकि बुरा लगने वाला बात नहीं था। दैट इज द सिचुएशन एंड ये उसकी गलती नहीं है। ही इज पिकिंग दिस रिएक्शन फ्रॉम हिज फैमिली। पहले क्या होता था, आदमी कहता था यार ठीक है उन्होंने कुछ कह दिया तो बड़े हैं ना तुम्हारे, बड़े हैं ना, बड़े हैं। ये तो बात आजकल बहुत मुश्किल से समझ आती है सर। समझ आती है। हाँ। बोले यार वो तो बड़े हैं, सवाल पूछ दिया, क्वेश्चन तो बड़ा आदमी कहता था भाई, लोग अपने बच्चे को ले आओ वो कुछ पूछेंगे बताना, पोयम सुनाओ, ये पूछेंगे बताएं। अभी तो इसका बच्चे मजाक भी उड़ाते हैं। तो उसमें हमेशा तैयार रहना पड़ता था। और एक सोशल, मुझे लगता है एक सोशल रिलेशन भी बनता था, राशन कार्ड बनता था। हाँ। उस समय राशन, देखिए जितनी लाइफ अभी इम्प्रूव हुई है, उस राशन कार्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था पता है आपको? फोटो। उसमें के ऑयल का एक कोटा होता था। केरोसिन ऑयल। हाँ। तो कार्ड रखा था तो एक टीचर आए, बोले के ऑयल का फुल फॉर्म बताओ। के/ऑयल लिखा था। तो बचपन आप हर आदमी को तो खैर बता लिया मैं। व्हाट आई वांट टू टेल कि यू आर अंडर टेस्ट एवरीवेयर।
तो आपको तो प्रिपेयर्ड रहना है। हाँ, दूसरा, अगर कोई चीज आप एथिकली गलत कर रहे हो, आज तो सीसीटीवी है सबकी कमियां देखने के लिए। एनी क्राइम इज हैपनिंग, इट इज बीइंग कवर्ड बाय सीसीटीवी। जहां लगा है वहां सोसाइटी में एवरीबडी वाज यूज सीसीटीवी। खबर पहले पहुंच जाती थी। यू कैनॉट अफोर्ड टू डाइग्रेस योर रूट। हाँ, ये एक सोशल स्ट्रेंथ थी। ये सोशल स्ट्रेंथ हमारे ही देश में है। अब यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं। आईसिस एक बड़ा खतरनाक टेरर मॉड्यूल रहा है, जो कि आपको पता है। आईसिस का जब वर्चस्व बढ़ा दुनिया में, एशिया में भी, तो उसमें एक आपको जान के आश्चर्य होगा, आईसिस का सबसे कम इफेक्ट इंडिया में था। हाँ, बहुत कम। जिस तरीके से इंडिया threats इज थे। द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। यू एग्री? एब्सोल्युटली, डेटा सेज, डेटा सेज। मालदीव का क्या साइज है बताइए? शायद छोटा सा island, हाँ। चाई 4 चाई 5 उससे बड़ा है। आईसिस के मॉड्यूल मालदीव से सबसे ज्यादा थे, इंडिया से कम थे। क्यों? वाई? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में कोई रेडिकलाइज होगा, यहाँ कोई रास्ते से डाइग्रेस होगा, कोई आदमी अनयूजुअल काम कर रहा है, उसकी खबर देने वाले 100 लोग खड़े हैं। चाय की दुकान वाला देख लेगा, चाय की दुकान आज वाला। उसके साथ जो लड़का आया ना, वो यहाँ का नहीं है, कहीं बाहर का है। फिर कोई अंकल, कहेगा यार आंटी। इसके यहाँ 5-6 दिन से क्या कर रहा है। हाँ। यानी लोग, पीपल कीप वॉच ऑन एवरीवन। इसको कंसर्न भी कह सकते हैं, सोशल कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और तो इसलिए हुआ कि लड़के जो रेडिकलाइज होते, उनको पता था उनकी खबर कहीं न कहीं से पहुंच जाएगी। तो एक सोशल ऑटोनॉमी था, सबको पावर ऑफ अटॉर्नी था कोई किसी के। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो तो मेरे यहाँ रिश्तेदारी में आते थे तो उनको बड़ा डर लगता था। वो पिटवाते थे हमको। वो जाते थे तो मेरा घर के बगल ही दूसरा वो स्कूल था, तो जाके टीचर को कहते थे कि इनका ध्यान रखिएगा। वो ऐसे बिना वजह ही आ जाते थे कहने। हालांकि पिटवाते थे, मतलब कभी ऐसे मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं वैसे अच्छा कर रहा था। बट उनकी वो एक मॉनिटरिंग करने आते थे कि मैं देखूंगा, ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए इनको। अभी भी ही इज सर्वाइविंग। कभी पुरानी बात मैं उनको याद दिलाता हूँ तो कहते हैं यार तुम बचपन की चीज़ें याद दिला रहे हो। मैंने कहा ऐसा बड़ा अच्छा लगता था। अब तो बड़ा एक ये सब का फर्क तो था सोशल फैब्रिक। द लाइफ वाज वेरी डिफरेंट सर, वेरी डिफरेंट। तो सर जब आप बीएसएफ पहुंचे, सो बिफोर दैट ऑपरेशन व्हाट वाज योर माइंडसेट? कि कभी आपको ऐसा लगा जब आपने 2001 पार्लियामेंट अटैक के बारे में सुना था, उससे पहले डिड यू नो अबाउट गाजी बाबा? वॉज देयर एनी विजन कि एक दिन उससे आपका सामना होगा? एक्चुअली 2000 वाज द ईयर की जब मैं कश्मीर में सेकंड इनिंग के लिए पहुंचा। फर्स्ट इनिंग तो 1994 to 97 था। ठीक है। तो मैं 2000 में कश्मीर में दोबारा पहुंच गया था। और 2000 ही एक ऐसा साल था जिस साल करगिल का साया और IC-814 के हाईजैकिंग का साया 2000 में महसूस किया जा रहा था, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले ही हुआ था। और सन 2000 में जनवरी-फरवरी में जी टीवी पे एक लाइव इंटरव्यू आया किसी का, और वो इंटरव्यू गाजी बाबा का था। He had called the complete crew of cameramen in one of the jungle to record his interview, to convey his philosophy of terrorism to the government of India, to the Prime Minister, to the Deputy Prime Minister. तो नसीर नाम का जर्नलिस्ट ने उसका लाइव इंटरव्यू लिया था, और वो इंटरव्यू मीडिया में चल रहा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि एक दिन आएगा कि यह आदमी असेंबली पर अटैक करेगा, यह आदमी पार्लियामेंट पर अटैक करेगा, और ऐसा भी टाइम आएगा कि हमारा इससे सामना होगा। नेवर थॉट। तो टेररिस्ट खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपनी पोजीशन को अप करने के लिए, वर्ल्ड मीडिया में खुद को स्थापित करने के लिए, दे कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स। उसामा बिन लादेन ने भी किया था। वो भी बहुत कई बार मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया वगैरह को उसने इंटरव्यू दिए थे।
जिसमें उसका अपना सिस्टम होता था और इंटरनेशनल मीडिया ललायत रहती थी कि उसका इंटरव्यू ले, क्योंकि उसमें TRP उनका मिलेगी। अपना प्रोफेशनल इशू था। बात आई गई, खत्म हो गई। श्रीनगर सिटी में 2 सुसाइड अटैक हुए 2000 में। एक तो अप्रैल में हुआ, एक नवंबर में हुआ। दोनों चिनार कोर, जिसको 15 कोर हेडक्वार्टर बोलते हैं, उसी के सामने ही हुआ। तो आवाज़ चली कि साहब ये जैश ए मोहम्मद का ये अटैक है। बात खत्म हो गई। कॉप किलिंग बहुत ज़्यादा थी 2000 में, और पहला साल था जब ईद के टाइम पे सीज फायर अनाउंस हुआ था दिसंबर में, कि फॉर दिस वन कंप्लीट मंथ ऑफ फास्टिंग, नो प्रोएक्टिव एक्शन, वी विल ओनली रिएक्ट टू द मिलिटेंट्स अटैक, बट वी विल नॉट डू द डे टू डे मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजन था। 2001 जब आया तो इसका इंटरव्यू पब्लिश हो चुका था गाजी बाबा का, और इंटरव्यू के बाद 1 अक्टूबर 2001 को इसने जेएनके असेंबली अटैक कराया। जेएनके में? हाँ, जेएनके में, श्रीनगर सिटी में सुसाइड अटैक। टाटा सुमो कंप्लीट आरडीएक्स भरा हुआ, दूध के कंटेनर में आरडीएक्स। टाटा सुमो मेन जेएनके असेंबली गेट को स्मैश करती है, ब्लास्ट होता है, टेररिस्ट अंदर जाते हैं। ब्लास्ट से पहले वो अंदर जाते हैं, फिर रिमोट से ब्लास्ट करते हैं, असेंबली के अंदर घुस जाते हैं। लकीली असेंबली सेशन में नहीं होती है, जो लोग जाने वाले हैं जा चुके होते हैं, नहीं तो उसमें बहुत सारे सियासतदान मारे जाते। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि टाटा सुमो का टायर और एक्सल उड़ के हरी सिंह हाई स्ट्रीट पे चला गया था, और मैं वहीं था डिप्लॉयड। उसको हमने पूरी रात बीएसएफ ने हैंडल किया, और टेररिस्ट सारे मारे। बीएसएफ की 2-3 कैजुअलिटी हुई। कैजुअलिटी जिनकी हुई, उनको डेड बॉडी मैंने निकाल के हॉस्पिटल तक ले गया। 15 कोर सारे पर मार दिया, आतंकवादी सारे हाँ, मार दिए। आतंकवादी सारे मारे गए। हमारी कैजुअलिटी शुरू में ही जो हुई सो हुई, बाद में नहीं हुई। बाद में तो रूम टू रूम जाके, रूम टू रूम सर्च करके मारा उनको, खोज खोज के कमरे में जाके ये सब ने। अंधेरा था, होंडा जनरेटर छोटा वाला बैटरी चार्जर जला के बल्ब लटका लटका के हम लोगों ने झेलम के साइड से लाइट की। झेलम के साइड में जा नहीं सकते थे कूद के, ठंडा पानी था, गहरा था झेलम, 3 साइड से घेरा हुआ था। उसके ठीक 72 दिन बाद, 72 डेज आफ्टर जेएनके असेंबली अटैक, गाजी बाबा कंडक्टेड हिस्टोरिकल अटैक इन दिल्ली। 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक। और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो वो he became Osama bin Laden for our country. He became enemy number 1. Enemy number 1. आप सोचिए कि 9/11 के बाद, 9/11 के समय अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन रहे हो या बुश रहे हो, 2 में कोई एक था। ये किसी आइलैंड पे बैठे थे, कोई गवर्नमेंट मीटिंग कर रहे थे। जब उनके कान में बताया ना उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, उनके चेहरे का रूपरेखा बदल गया था। और थोड़ी देर बाद बताया दूसरा और अटैक, पेंटागन अटैक। उस अगले 36 घंटे तक CIA प्रेसिडेंट को वाशिंगटन में नहीं घुसने दी। कैपिटल से बाहर रखा प्रेसिडेंट को। उनको लगा कि भाई पेंटागन हिट कर दिया तो हो सकता है प्रेसिडेंट हाउस पर अगला प्लेन आ जाए। हाँ, जब जहाज ही आके मार रहा है ऊपर से तो कुछ भी खतरा है, तो अगला टारगेट प्रेसिडेंट हो सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंट ने खुद प्रेशर डाला कि नाउ आई विल गो बैक टू माय ऑफिस, माय हाउस, प्रेसिडेंट हाउस। जबकि उनको सिक्योरिटी एजेंसी ने बोला भी 36 घंटे आप मत आओ, क्योंकि ये अगला जहाज क्या कर जाए। आप सोचिए, जब भारत का पार्लियामेंट अटैक हुआ, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेर इनसाइड द हाउस। 242 थे। 170 पैसेंजर बिठा के जिस जहाज को अपहरण करके वो 3 खूंखार आतंकवादी छुड़ा लिए, तो 242 MP अगर पार्लियामेंट के अंदर कैप्टिविटी में होते तो आप समझिए कि हमारी क्या हालत हुई होती। लेवरेज। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था कि हैड अ सिंगल टेररिस्ट एंटर्ड इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ पार्लियामेंट, द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव टर्न इनटू ब्लड पूल। ये बयान दिया था अडवाणी जी ने। वो अटैक कराया गाजी बाबू ने।
उसके बाद तो फिर इसका हंट शुरू हो गया और इस सारे घटनाक्रम में मैं कश्मीर में बैठा था। ये सब हुआ और आप कश्मीर में थे। वहाँ थे। दिख गया हमको भी, टीवी पर दिख गया कि दिल्ली में पार्लियामेंट अटैक हो गया। हमको क्या पता था कि 17 महीने बाद इस अटैक के हिस्से हमारा पाला पड़ेगा। एक आदमी श्रीनगर सिटी में अटैक करता है 1 अक्टूबर को, 13 दिसंबर को दिल्ली में अटैक कर लेता है। यानी उसका इंडिया के हिंटरलैंड में रीच इतनी तगड़ी हो गई है। हाँ, इफ यू कैन अटैक पार्लियामेंट, यू कैन अटैक एनी प्लेस इन आवर कंट्री। यस, दैट वाज हिज शेप एंड साइज, वो उसका स्टेटस था। बट that appears to be a grand plan. ग्रैंड प्लान कि यहाँ करो, जब तक वो इसमें बिजी रहेंगे, हाँ। जब तक फोर्सेस वहां बिजी रहेंगे, उसे डिकोड करेंगे, तब तक आप मेन सेंटर पे। और जनवरी 2001 के बयान में इंटरव्यू में उसने बोला है बात है क्या कि आई एम गोइंग टू, उस समय आपको ध्यान होगा वाजपेयी जी और मुशर्रफ की वार्तालाप चल रहे थे। हाँ। तो उससे पूछा है जर्नलिस्ट ने कि ये जो सियासत भारत और पाकिस्तान के बीच सियासतदान बातचीत कर रहे हैं, तो बयान देता है, बोलता है, मेरे पास वो लाइव वीडियो है, कभी आपको दिखाऊंगा। हाँ। वो लाइव वीडियो किसी के पास नहीं है। वो जब फिल्म बनी हाँ। तो प्रोडक्शन हाउस ने जी न्यूज़ से उसको खरीदा कॉपीराइट। तो एज ए मैटर ऑफ गुड जेस्चर उन्होंने मुझको मेल किया कि सर ये हमारे तरफ से आपके पास होना चाहिए। तो वो मैं रखा हूँ, मेरे पेन ड्राइव में ही है। अब दिखाइएगा सर। हाँ। उसको 30-32 मिनट का उसका इंटरव्यू है, सुनने लायक है। ओरिजिनल वॉइस में है उसके, ओरिजिनल गाजी बाबा बोल रहा है। ओरिजिनल? हाँ, मुंह पे बस यहाँ तक मास्क लगाया है। तो पहली लाइन बोलता है वो, उसका टोन भी यही है, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इनका सियासी हल ही एक हल है। हाँ। लेकिन इंडिया हमारे खिलाफ हमेशा हमको डिच करता रहा है। हमने फैसला लिया है कि दोनों सियासतदान आपस में सियासी बातचीत करते रहें। हम अस्करी चलाएंगे, अस्करी माने मिलिटेंट, हाँ। सियासी अलग चलेगा, अस्करी अलग चलेगा। हम अस्करी को चुनते हैं और हम बहुत जल्दी कुछ ऐसा धमाका करने वाले हैं। ये चीज उसमें वार्न कर रहा है वो। हाँ। उसका नाम नहीं ले रहा है मैं क्या करूंगा। हाँ। बट उस इंटरव्यू में बोला है, कभी आपको सुनाऊंगा मैं उस इंटरव्यू। तो ये तो तब उसने आपके धरती पर रह के उसने यहाँ एक अपना मीडिया में दिया, सीधी इंडिया में रह के उसने रिकॉर्ड करवाया, रिकॉर्डिंग कराई, आपके ही मीडिया में दिया। सर पर लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो क्या ऐसा नहीं होता कि वो मीडिया वालों को गवर्नमेंट ट्रेस करके वहां तक नहीं, मीडिया वालों वो तो कर सकते हैं आप। वो तो जब आया तो मीडिया से पूछा, उसने बता दिया कि साहब ये इंटरव्यू दिया, इस जगह पर हमने इंटरव्यू लेने हम गए थे, आप चले जाओ वहाँ। तो आप उस जगह जाएंगे, कोई मिलेगा, कोई घर वाला मिलेगा, किसी से पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ आए थे गन पॉइंट पे, उन्होंने यहाँ इंटरव्यू दिया, पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब फाइनली व्हाट यू विल डू, जो इंटरव्यू देगा उस घर में तो आपको वेट करेगा नहीं। उसने एक ऑब्जेक्टिव पूरा किया, फिर वो जंगल पहाड़ पकड़ लिया। और वैसे भी गुरिल्ला टैक्टिक्स का ही वो हिस्सा माहिर था और वो बहुत दिन सरवाइव करता अगर वो उस रात इनकाउंटर में हमारे पास कारपेंटर नहीं होता, क्योंकि हमको उसका सीक्रेट चैम्बर कैसे पता लगता। यू टेक एग्जाम्पल ऑफ योर ऑफिस। सर शुरुआत से बताइए, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? तो 17 मंथ बाद वो बीच की स्टोरी में उसको कट शॉर्ट करके वो उस पर आ जाता हूँ कि 27 अगस्त 2003 को हाँ। श्री वाजपेयी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया श्रीनगर आने का। ठीक है। तो श्रीनगर वो आना, तो सबसे बड़ी चुनौती तो बीएसएफ पे थी, क्योंकि सिटी बीएसएफ के पास थी। आर्मी ने बोला कि हम कंप्लीट जो आउटर पेरिफेरी है हम पूरा कवर कर लेंगे। तो आर्मी को तो आउटर पेरिफेरी दिया गया, श्रीनगर सिटी के जो सराउंडिंग्स हैं। ठीक है, मतलब बाहर वाले को किसी को घुसने नहीं देंगे। नहीं देंगे, यही था। हाँ। जेके पुलिस ने बोला कि श्रीनगर सिटी इज द बेबी ऑफ बीएसएफ, तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीएसएफ ने बोला यस, आवर प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल सिक्योर। देन प्रोली दी मैसेज वाज कन्वेड कि अगर वो एयरपोर्ट से हेक्टर से आए वेन्यू तक तो ज़्यादा सेफ होगा, बिकॉज द एंटायर रूट फ्रॉम एयरपोर्ट टू वेन्यू इज इट passes through the downtown Srinagar, and complete downtown Srinagar was a very challenging. But Prime Minister turned down the idea. He told no, I will travel by road. तो ट्रैवल बाय रोड का मतलब है कि आपको ज़मीन पे तो सब कुछ सुनिश्चित करना है,
भाई कहाँ सारी खिड़कियां, घर, दरवाजे, बिल्डिंग्स, गलियां, चौराहा, पब्लिक इतनी डेंस पॉपुलेशन किया हमने। 27 को पीएम आए और पीएम महोदय का कारकेड निकला, सेफ निकला, वेन्यू तक को पहुंच गए, कोई घटना नहीं हुई। जब वेन्यू पर पहुंचे तो डेफिनेटली आपकी रोड ओपनिंग पार्टी वहां से उठने लगती है। उसको ईज आउट किया जाता है कि फिर जब जाएंगे तो लगेगी। उसी दौरान टेररिस्ट ने लाल चौक में अटैक कर दिया। जो टेररिस्ट इन वेटिंग थे एंड दे वर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि हमको सेंसेशनल न्यूज़ देनी है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। उनको ये सिर्फ मैसेज देना है कि लीडरशिप ऑफ इंडिया इज सिटिंग इन कश्मीर एंड वी आर इन ए पोजीशन टू अटैक एनी टारगेट। उन्हें सिर्फ शोर मचाना है, शोर मचाना है, पब्लिक के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया में खुद को हाईलाइट करना है। लाल चौक में अटैक किया। अटैक हम लोगों ने बीएसएफ ने मतलब न्यूट्रलाइज किया। अटैक मतलब जैसे कि एक होटल में घुस गए वो हथियार के साथ होटल में घुस गए। होटल में, लाल चौक के अंदर ग्रीनवे होटल में घुस गए, फायर करना शुरू कर दिए। लोग मरे क्या? मरे। अब होटल में घुस गए हैं, सब पे 6-6 मैगजीन है, तो आप उनको फायर करते तो रहने नहीं देना सकते। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी वहां पर हैं श्रीनगर के अंदर, तो आप तो यही करेंगे ना कि इसको जल्दी खत्म करें। बीएसएफ घुस गई, सारे टेररिस्ट मारे, हमारी भी 2 शहादत हुई। सबको मार दिया, 12 बजे तक खत्म कर दिया सबको, मार मार के एक फ्लोर से घसीट के लाए। और वर्ल्ड न्यूज तो बन गया ना, प्राइम मिनिस्टर इज राइट इन श्रीनगर एंड देयर इज सुसाइड अटैक। ये उनका बेसिकली ये एजेंडा था। उनका यही वो है। अगले दिन पीएम को जाना था, तो वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग कि नाउ ही विल लीव ऑन 28th एंड देयर हैज टू बी अनदर अटैक। पीएम सेफली निकल गए और जिसको अटैक करना था, अटैक से पहले जिंदा हमारे हाथ में मिल गया। कैसे? वो एक गली से निकला साइकिल से, फुली आर्म्ड, कंप्लीटली आर्म्ड, अंसार भाई। तो एक किसी गली से निकला, साइकिल का हैंडल हाथ में पकड़े हुए। साइकिल तो एक कवर था, साइकिल को तो कहीं छोड़ देता। और एक पेट्रोल पार्टी, चांस इनकाउंटर हमारी एक पेट्रोल पार्टी से हो गया। पेट्रोल पार्टी को भी नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी हमको मिल जाएगा। पाकिस्तानी को भी नहीं पता था कि ये पेट्रोल पार्टी मिल जाएगी। मतलब गाजी बाबा का नमाज जनाजा होना था अगले 24 घंटे में, इसलिए हुआ, नहीं तो नहीं होता। दोनों टकराए, तो हमारी पार्टी ने उसे जिंदा पकड़ लिया। इससे पहले वो कुछ कर सके, पकड़ लिया उसे। पकड़ा तो उसे पता नहीं लगा कि ये क्या है पहले। नहीं तो उसने पर जैसे शर्ट बाहर लटका रखा था, तो हथियार तो छुपा रखे होंगे। वो बता रहा हूँ कैसे हुआ। तो अब वो तो नॉर्मल लड़का पकड़ा गया, इनको लगा भाई कोई कश्मीरी है। लेकिन जब वहां की फिक्स ड्रिल है कि सर्च पहले करते हैं, तो लड़कों ने जब सर्च करने के लिए शर्ट को ऊपर उठाया तो कंप्लीट बेल्ट अंदर बंधा था ग्रेनेड्स के। उसके बाद उसका ये पैंट उठाया तो इसमें एक स्लैक्स नीकैप था, नीकैप में एक पिस्टल थी कि दौड़ेंगे तो नीकैप है तो पिस्टल गिरेगा नहीं। इधर उठाया तो वायरलेस सेट था, वायरलेस सेट, पिस्टल, ये कंप्लीट बंधा। और साइकिल के करियर में थैले में एक राइफल लपेटी हुई। हो गया काम। बातचीत करी तो पता लग गया है तो पाकिस्तानी है। बोले वेलकम आपका, चलिए। तो लड़के लेके आ गए। जब तक आए तब तक मैं आ गया। फिर इंट्रोगेशन शुरू हो गया। इंट्रोगेशन लीड करते करते, वो लंबी इंट्रोगेशन कहानी है। रात को फिर हम इस मुकाम पे आ गए कि ही इज़ डिप्टी चीफ ऑफ गाजी बाबा, और जैश-ए मोहम्मद का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो उसने बोला कि मेरा तहखाना है वो आप सर्च कर लो। तो उसके तहखाने का हमने उससे पता ले लिया। अच्छा, तहखाने का पता दे दिया उसने? हाँ, दे दिया। फिर वो साथ गया हमारे। तो उसके तहखाने में एक और पाकिस्तानी के होने के चांस थे। वो कह रहा था वो होगा तो देयर विल बी इनकाउंटर। तो हमने कहा ठीक है, इनकाउंटर होगा तो ठीक है, देख लेंगे। हम गए तो फिर पाकिस्तानी मिला नहीं वहाँ। तो हमने जब तहखाने सर्च किया तो जैसे आपका एक कमरा है ना, इसके नीचे पैरेलल एक अंडरग्राउंड रूम था। रूम में जाते कैसे थे? वॉल के बाहर स्पीकर था, स्पीकर को हटाएंगे तो पीछे कोलैप्सेबल हैंगिंग शटर था, हिंज पे। तो उसको सरकाएंगे तो कैविटी है नीचे चले जाइए। उसको आपने छोड़ दिया तो वॉल में वैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, डिसेप्टिव टच रहेगा। आगे स्पीकर लगा हुआ, कौन स्पीकर हटाता है?
हाँ। इसी रूम में जैसे हैं यहाँ, तो ये इसको कौन हटाएगा? कोई नहीं हाँ, हटाएगा। कोई नहीं हटाएगा। ठीक है, रखा है। हाँ, इसी के पीछे मान लीजिए अगर हाँ। कुछ हो। हाँ, नीचे गए तो कंप्लीट था खाना, आर्म्स, अम्युनिशन, दिल्ली का नक्शा, कैश, हैंडीकैम कैमरा, फर्जी आई कार्ड बनाने की मशीन, लेमिनेशन मशीन, बम और एक्सप्लोसिव तौलने की तराजू, एक मैट्रिक्स, उसके बाद AK-47, रॉकेट लॉन्चर। रॉकेट लॉन्चर। हाँ, निकाले, हम मालामाल हो गए उस दिन। गाड़ी में लाद के लेके आए। लेके आने के बाद चलते समय हमने मकान मालिक को भी उठा लिया, हाँ, जिसके घर में ये था। हाँ, सही बात है। हमने कहा जनाब आप भी हमारे साथ चलिए, शोभा बढ़ाइए एक कमरे की, हाँ, क्योंकि आपके घर से इतना माल असबाब निकला है आपकी भी मेहमान नवाजी बनती तो है। आपकी हमारी बनती है। तो उसको जब उठाए तो वो थोड़ा चिकन हार्ट था, तो उसने रास्ते में बोला साहब हमको मारने पीटने की जरूरत नहीं है, ये एक स्पेशलाइज डिज़ाइन करने वाला एक स्पेशल कारपेंटर है अनंतनाग में, तो उसको आप ले लोगे तो आपको और भी मिल सकता है। मिल सकता। ठीक है। तो सेम नाइट यानी 28 के नाइट में ही हमने अनंतनाग के बटालियन को डेटा पास किया। तो उन्होंने बोला किस लिए चाहिए? हमने कहा नहीं ऐसे ही कोई काम कराना है यहाँ दरवाज़ा खिड़की का, तो उसको ले आओ देखते हैं। तो रात को ही लेके आ गए, बोले कि मिल गया। तो हमने कहा उसको लेके गाड़ी में चल दो। वो जब तक पहुँचे तब तक दिन में 8 बज गए थे 29 को। तो वो आ गया तो उसका इंट्रोगेशन हुआ, फिर वो शाम को ब्रेक हो गया, बता दिया कि हाँ हाइड आउट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन एक जो मेन है वो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो 29 के शाम को यानी रात को हमने वो हाइड आउट सिविल गाड़ी में सीक्रेटली उसको हम लोगों ने जाके बाहर से देख लिया था कि यही मकान है। जैसे आपका इंस्टीट्यूशन है, रोड से मैं गुजरा देख लिया, ये बोर्ड लगा है तथास्तु का, वहाँ तक देख लिया। जैसे सुबह आए तो हमको हाँ, वो आए तो देखे, एक बार कुछ देख लिया। 29 के तो रात ऐसे को नहीं कोई दोस्त कहता है कि यार वो फला मकान में भी रहता है, तो बस वो देख लिया। हाँ, 29 के रात को हमने तैयारी करी और 3:30 मॉर्निंग में 3:30 मॉर्निंग रात ही हुई एक तरह से। हाँ, वो टाइम चुना हमने। हाँ, हमको लगा कि वही सबसे अच्छा टाइम है, मुहूर्त बढ़िया निकला हमारा। हमने मुहूर्त चेक नहीं किया लेकिन मुहूर्त तो हमारा ठीक ही निकला। घेरा, बाउंड्री वाल्ड घर था, अंदर घुसे। वो हमको देख रहा था, सीसीटीवी नाइट विजन डिवाइस से देख रहा था मॉनिटर पे। उसने मेरे हाइड आउट के अंदर सीसीटीवी लगा रखी थी जिसका हमको ज्ञान नहीं था। हम रूम में घुसे, दरवाजे के अंदर घुसे, रूम खाली, कुछ भी नहीं था। तब तक तो वॉल में एक बड़ा सस्पिशियस बड़े साइज का शीशा फिटेड दिखा। तो कारपेंटर ने इशारा कर दिया कि यही एंट्री पॉइंट है। अब आप क्या करोगे उसके बाद? आप पूछ सकते नहीं हो कि भाई साहब आप इसमें अंदर हो क्या? आप विड्रॉ कर नहीं सकते। हाँ, तो हमने ग्लास तोड़ा और हमारा भव्य स्वागत हुआ ग्रेनेड और गोलियों से, क्योंकि उसी ग्लास के पीछे बैठा था वो नहीं, 2 पाकिस्तानी। हाँ, तो हमारे एक जवान की शहादत हो गई, उसको गोली लग गई शुरू में एंटर करते ही। बाकी लोगों को ग्रेनेड के छर्रे लगे तो उनको जगह छोड़नी पड़ी। 3 अफसर हम लोग अंदर बचे। तो ये हाइड आउट से फायर करते हुए निकलने की कोशिश कर रहा था, तब तक तो हमने इसको दबोच लिया, मार दिया। तो वो लटक गया वहीं। हाँ, लेकिन मैं लटका तब तक दूसरे वाले ने बस्ट मारा तो वो मेरे हाथ लटक गया, मार के वो टेरेस में कूद गया। हाँ, और बाकी जो गोलियां लगी उस समय तो पता नहीं लगा, हाथ का ही पता लगा। बस मतलब जो हाथ लटक गया तो वो आपका हाथ तो कमांड सुन ही नहीं रहा था, पूरा सेंसेशनल लॉस हो गया। कंप्लीट अल्ना, रेडियन, मीडियन, रेडियस सारी नर्व चली गई हाथ। हाँ, हाँ, सेंसेशन था नहीं। तो मेरे सामने जो दिखा कि एक जवान शहीद हो गया, टेररिस्ट गिर गया, एक जंप कर गया, मैं इंजर्ड हो गया। फिर मैं रूम छोड़ा और नीचे आया, बताया कि घर को घेर के रखना, अंदर इनकाउंटर हो गया। कितने मरे हमें पता नहीं, हमारे कितने घायल हमें पता नहीं। तो और मुझे हॉस्पिटल भेजो। तो फट से जिप्सी आई, तुरंत हम लोग SMHS हॉस्पिटल पहुँचे। इट वॉज़ वेरी क्लोज बाई। वहाँ पर उन्होंने बॉडी एग्जामिन किया तो बताया कि आपको तो 7 गोलियाँ लगी हैं और आपके पेट में भी 1 गोली है, आपका परफोरेशन हो रहा है, आपको 7 गोलियाँ लगी और आपका एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई वो तो मिलिट्री हॉस्पिटल में कराऊंगा। मेरे साथ एक अच्छी बात ही, मैं बोल रहा था, मैं बात कर रहा था, आई वॉज इन ए पोजिशन टू टॉक। शॉक इफेक्ट था बट स्टिल। तो फिर मैं 92 बेस हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में घुसा।
आई वॉज ऑपरेटेड। अगले दिन जब होश आया तब मुझे बताया गया क्या हुआ रात को। जो मारा गया वो गाजी बाबा है, दूसरा मारा गया राशिद भाई है। आपकी जान बच गई, आपके जो दोस्त अंदर फंसे थे वो भी सेफ हैं। फिर तो टीवी पर सब ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कि अमेरिका इज स्टिल नॉट एबल टू ट्रेस ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11, बट वी आर प्राउड टू से दैट आवर फोर्सेज हैव किल्ड गाजी बाबा हु अटैक्ड आवर पार्लियामेंट। ये कहानी ऐसे ये रही इनकाउंटर की। काफ़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी थी बीएसएफ को। इसमें 12 गैलेंट्री अवार्ड एक ऑपरेशन में मिला था, 2 डिफेंस अवार्ड मिला था, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र आपको। मतलब डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड तो हम लोगों को मिलता नहीं है जनरली, लेकिन हम लोगों को मिला क्योंकि जो वीरता का जो एक लेवल था मिनिस्ट्री ने असेस किया, वो कहा नहीं इट शुड गो फॉर टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर देयर कंसिडरेशन एंड दे कंसिडर्ड इट। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी 2 वीर चक्र मिला है ये सबको, मरणोपरांत 2 वीर चक्र। सर जैसे उस समय पे जब आप एंटर कर रहे थे, एक ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी हो सकता है? ये लगा शायद वापस ना जाएं, और उस वक्त पे मतलब शायद जो शायद हम आम लोग जो हैं उनके मन में एक विचार आने लगता है, एक डर आने लगता है कि अगर कुछ हो गया तो फैमिली का क्या? नहीं, वो फैक्टर था। वाइफ साथ में थी, मेरे बच्चे साथ में थे। वाइफ का अगले दिन तीज का व्रत था। अभी यही तीज जो 6-7 दिन पहले गुजरा है, हाँ। तीज का व्रत था। तो बोली कि कल तीज है तो लौटने पर शंकराचार्य चलेंगे मंदिर। हाँ। तो मैंने कहा ऑपरेशन बहुत टेढ़ा चल रहा है, क्योंकि वाइफ वगैरह सब वो इंट्रोगेशन, पाकिस्तानी गाना, रिकवरी सब उनको पता लगता था, क्योंकि एक ही प्रमाइसेस में तो रह रहे थे। हाँ। पिटाई कुटाई चल रही है, कहीं इंट्रोगेशन चल रहा है, ट्रुप्स आ रही है जा रही है, गाड़ियां दौड़ रही है, फायर चल रहा है, ग्रेनेड अटैक्स हो रहा है, तो भी लेडी वाइफ बाहर बैठी भाग के कमरे में जा रही है। ये तो लाइव सीन बच्चों ने देखा। दिन में धूप, हाँ, दिन में धूप में लेडीज बैठी हैं, रॉकेट ग्रेनेड फायरिंग राइफल से चल रहा है, वहां गिरते हुए दिख रहा है तो भड़ाम धूल उड़ रही है, तब तक भाग के बरामदे में जा रहे हैं। ये तो लाइफ का पार्ट था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सुसाइड अटैक हुआ तो बच्चे लूप होल में जाके खिड़की से देख रहे हैं कि एक तो वो मरा पड़ा है, एक वो मरा पड़ा है। They have seen that. अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी आप उनसे मिलाएंगे तो वो अपनी स्टोरी अपने तरीके से, अपने एंगल से बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। तो वो कई बार वो ग्रेनेड के टुकड़े भी इकट्ठा करते थे बच्चे। मतलब वो जैसे आम बच्चे वो हाँ, लकड़ी या वो कहते हैं कई बार बुलेट्स को शीशियों में रखते थे, वो बच्चे स्कूल में रखते थे। तो बिकॉज दे वर देयर फॉर 4 years, तो ऐसा फील उस दिन हुआ। तो वाइफ से मैंने बोला कि ऑपरेशन थोड़ा टफ है आज, देखो कल बताते हैं। तब तक तो 3:45 बजे तो मुझे गोली लग चुकी थी। वाइफ इधर सोई हुई, इनको तो अगले दिन व्रत है, पानी पीना नहीं है। जाते समय मेरी जैकेट मैंने इनसे लिया था कि निकलूंगा। बलबीर कांस्टेबल जिसकी जो शहीद हुआ वही जैकेट लेकर आया था मेरी। हल्की सर्दी पड़ रही थी, यही करीब 30 अगस्त था। तो वाइफ को सुबह 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, इनको पता नहीं लगा मुझे गोली लग गई। बताए कौन? हाँ। अच्छी खबर हो तो बता भी दो। गोली लग गई तो एक टीवी न्यूज़ ने मुझे किल्ड बता दिया, एनडीटीवी ने किल्ड बता दिया। हाँ, एक चैनल में आ गया कि मैं मारा गया। तो अब कौन बताया जाएगा घर में? तो क्या हुआ कि मेरा घर एक कश्मीरी पंडित का अबंडेंट घर था, उसके फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता था। और सीजीआई शीट वीट लगा के मस्जिद साइड से हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा था। सैंडबैग वगैरह था कि कभी उधर से फायर होगा तो उधर बच्चों को हम नहीं सुलाते थे, उनको अंदर वाले में सुलाते थे, उधर हम सोते थे। तो ये बालकनी से देख रही थी। जब 8 बज गए, इनको लगा मैं लौटा नहीं, इनको लगा होगा कि मैं कब आऊँगा, कब चलूँगा मंदिर। तो जिनको ग्रेनेड के छर्रे लगे थे जवानों के, उनको बड़े अस्पताल में ना भेज के बीएसएफ उसको अपने एमआई रूम में लाई कि सुपरफिशियल इंजरीज हैं तो हम ठीक कर लेंगे, मरहम पट्टी लगा देंगे। तो हमारा जो एमआई रूम है उसमें लड़के आ रहे थे, तो उनके पैंट में ब्लड लगा है, 2 लोग पकड़े हुए हैं। तो ये बालकनी से देख गई, तो ये बोली कि ये लोग तो सुबह इनके साथ गए थे। हाँ। तो आई है मैग्नेटोफोन पे पहले इन्होंने एक्सचेंज को फ़ोन किया कि कुछ हुआ है क्या। ऑपरेटर कुछ नहीं बोल पाया। ऑपरेटर ने बोला कि मैं सीओ मैडम की वाइफ से बात करा देता हूँ, क्योंकि सीओ साहब छुट्टी पे थे, उनकी वाइफ थी, मैं कमांड में था। तो मिसेज जोशी
लाइन पे आई, बोलेंगी माया मैं तेरे पास आ रही हूँ। तो वो जब आई तो उन्होंने एक दो और लेडी को फ़ोन कर दिया तो वो सब भी आने लगी। तो मेरे घर पे जो लोग आने लगे तो उससे वाइफ को और डर हुआ, उनको लगा कि कुछ अनहोनी टाइप ना हो गई हो। हाँ। अब इसी वहाँ पर में उधर मेरी सर्जरी चल रही है, मैं ऑपरेट होके मैं ओटी में हूँ या मैं आईसीयू में हूँ। तो कर्नल पचौरी होते थे, वो मेरे दोस्त के बहनोई थे। उनके हम 15 दिन पहले ही डिनर पे गए थे 15 कोर में। तो उनको जब पता लगा, क्योंकि कैजुअलिटी आती थी और बड़ी इंपॉर्टेंट कैजुअलिटी, अफसरों की कैजुअलिटी जनरली लोगों को पता लग जाता था, तो वो हॉस्पिटल से पता किए। पता ऐसे नहीं किए, जो मेरे कोलीग गाजियाबाद वाले थे इन्होंने उन्हें रिंग किया। हाँ। आपके वसुंधरा में ही रेडिसन के सामने जो पेट्रोल पंप है, अच्छा हाँ, उधर की तरफ सुमन फिलिंग, वो हमारे कोलीग की मदर का नाम है। तो उन्होंने रिंग किया कि दुबे को इंजरी हो गई है और अब पता करो क्या कंडीशन है। उन्होंने गाजियाबाद श्रीनगर रिंग किया, तो पता किए और इनको कॉल बैक किए कि जान बच गई है। और वो फिर मेरे वाइफ को लैंडलाइन पे रिंग किए कि मिसेस दुबे आप आ जाओ, मैं मेजर मोहित को गेट पे भेज रहा हूँ, आपकी गाड़ी की एंट्री कराएंगे, आप चिंता मत करो, आ जाओ। उनका फ़ोन आया तो इनके अंदर हिम्मत बनी। ऐसा कहती हैं कि मुझे तब लगा कि नहीं, योर लाइफ इज सेव्ड, यू आर नॉट डाइड। तो बोली कि फिर मैं निकली घर से और बड़ा हिम्मत करके तो आई। तो मैं आईसीयू में जब मेरी एनेस्थीसिया के बाद नींद खुली तो जनरल निर्भय शर्मा 15 कोर कमांडर, उनकी वाइफ और मेरे डायरेक्टर जनरल अजयराज शर्मा, मेरी वाइफ, उन्होंने सबसे पहला उनको मैंने देखा। आपने? हाँ। तो डीजी ने बोला कि वी आर वेरी सॉरी, यू आर वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड, बट आई डिस्कस विद द डॉक्टर्स एंड योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस, यू किल्ड गाजी बाबा। तो पहली बार मुझे पता लगा कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, कि गाजी मतलब जिससे मुठभेड़ हुई थी वो ड्रेडेड गाजी बाबा था। और उसका चैप्टर खत्म होना ये इंटरनेशनल न्यूज़ थी उसकी। हाँ। आप आर्काइव में जाके 31 अगस्त 2003, 1 सितंबर, 2 सितंबर के न्यूज़ पढ़िए तो आपको अगले 15 दिन तक यही न्यूज़ थी। पाकिस्तान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। और मिलिट्री हॉस्पिटल से फिर उन्होंने 7 डेज बाद हमको दिल्ली इवैक्यूएट कर दिया। तो वाइफ जब मुझे देख के गई तो कहीं मुझे लग गया आप बच गए हो, कोई बात नहीं है। तब इन्होंने दिल्ली इवैक्यूएट किया तो मैंने बोला कि एक शंकर जी का मंदिर था अंदर, कश्मीरी पंडित का मोहल्ला था, तो उसमें शंकर जी का मंदिर एक था, उसमें भी ये सभी पूजा वूजा करती थी। तो मैंने कहा वहाँ एक बार प्रणाम करके मैं एयरपोर्ट जाऊँगा। तो पहन सकता नहीं था क्योंकि फिक्सेटर लगा था। तो एक तो साइड से काट के कुछ बना दिया था क्योंकि हाथ जा नहीं सकता था ना बाजू में। तो पूरा फिक्सेटर लगा था। तो वो शर्ट को जैसे काट कूट के कुछ कर दिया था। दिल्ली आया मैं, दिल्ली आया तो वाइफ बच्चों को फिर भी कश्मीर रुकना पड़ा क्योंकि बच्चे का बोर्ड था, 10th बोर्ड था, फॉर्म भरा जा चुका था, वो आ सकते नहीं थे। तो मेरा जो क्रिटिकल इलाज चला 2004 अप्रैल तक, वो अकेले चला दिल्ली में। मतलब क्या संजोग था, बट ठीक है। वो सफरिंग्स रही, फिर अल्सर, फिर कोलाइटिस ऑपरेट हुआ, 3 स्टेज सर्जरी फिर 2007 में हुई। इसकी कई बार हुई। एक गोली अंदर ही है, सियाटिक नॉच में है मेरे, अभी भी है, मोबाइल में है मेरे, दिखा सकता हूँ मैं आपको एक्सरे। सर हम आपसे वो एक्सरे दिखाएंगे, मेरे मोबाइल में है वो। तो सर मतलब कभी जैसे वो गोली अंदर है तो कभी ऐसा मतलब इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ है एक्सटर्नल सा शायद ना, वो तो नहीं फील होता, बट MRI टेस्ट नहीं हो पाता मेरा। वही दिक्कत है ना दोनों शोल्डर की। और सर हाथ में आपका दिख रही थी कि आपने बता रहे थे कि इसमें इतने टांके और हाँ, ये सबकुटेनियस बॉयल हो जाता है, तो इसमें पस आ जाता है कई बार। तो उसको सिरिंज से डॉक्टर लोकली क्लियर करके फिर एंटीबायोटिक वगैरह चला के ठीक करते हैं। अभी 2024 बिगनिंग में हुआ था एक बार। तो बस ये है, फंक्शनल है लेकिन ठीक है, बढ़िया काम करता है। सर एक बड़ी जिसके साथ कहना चाहिए एक चीज़ अटैच्ड है स्टोरी के साथ कि गोली चेस्ट पे लग रही थी लेकिन मेडल, हाँ, यहाँ मैंने एक कमेंडेशन डिस्क लगा रखा था। आपने भी देखा होगा फौज में। हाँ, फौज में लगाते जो रहते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मिलता है, उसकी भी फोटो है मेरे पास। तो वो पता नहीं लगा मुझे उस समय।
मुझे क्या पता लगा गोली क्या लगी क्या नहीं, पता खाली मुझे ये लगा हाथ वाला क्या जो हुआ, ऑपरेशन थिएटर में ओटी में ऑपरेट करने से पहले कपड़े को रिमूव करते हैं। हाँ, तो कैंची से काट के उन्होंने कपड़ा किनारे कर दिया हाँ, और किसी कोने में पड़ा रहा। ऑपरेट हो गया तो पॉलीथिन में डाल के दे दिया, भाई जो भी है जिसका ले जाओ। तो वो कपड़ा हैंडओवर जब हुआ हमारे घर में, वो कपड़ा भी है मेरे पास। हाँ, तो उसमें पूरे होल बने हुए हैं, मैंने फोटो में भी उस दिन दिखाया था वहाँ। तो उसको यूजुअली यूनिट का जो वॉशरमैन है उसको दे दिया गया कि धो के, तो वो ब्लड व्लड पार्ट धो धा के उसने फिर जब धोने लगा तो उसके हाथ में उसका पिन चुभा। हाँ, जो कमेंडेशन डिस्क लगाते हैं पीछे एक पिन होती है जिस पे होल्ड करता है कपड़े को। तो जब वाइफ ने पिन वो डीजीसीआर क्रश होता देखा तो उसको पूरा यूनिफॉर्म के होल से मैच किया। तो वो भी रखा, इंसिग्निया है मेरे घर में। वो उस पे अगर नहीं लगता ना तो मतलब ही नहीं था मेरे सर्वाइवल का। इट वाज हियर चेस्ट पे एकदम हार्ट। कंप्लीट। हाँ, और ये फाड़ के जो निकली वो टांके लगे हैं मेरे पूरे इधर। तो जो अच्छा। केज है, बोनी केज है, उसमें नहीं गई। बोन के साथ जो मांस वाला बेसिकली पार्ट है, जैसे करी तो ऐसे करी डिफ्लेक्ट तो करके, ऐसे हाँ डिफ्लेक्ट करके वो 3 शॉट गए। इसीलिए 3 शॉट है, तो यहाँ 3 शॉट पे ऐसे ऐसे और ऐसे। हाँ, मतलब जो वो तो बस्ट फायर करते हैं ना, सिंगल राउंड तो करते नहीं है, वो पूरा बस्ट ही यही लगा। यानी उसने एकदम क्लियर कट सही जगह मारा था। उसे पता नहीं था लेकिन शौर्य है वहां पे। पता नहीं, देखिए वो एक बड़ा मिरेकुलस है। और ये जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी तो स्टोरी टेलर्स ने प्रोड्यूसर को बताया तो उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ, तो वो मंगा के देखे वो प्रीमियर के दिन उन्होंने बात बोला कि स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, वर्ड उनका था। इट्स अ बिगर फिल्मी देन फिल्म इटसेल्फ। हाँ, दैट इज अ ट्रू स्टोरी। मतलब बट सर आपको ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरे वो लाइव यूनिफॉर्म के होल आप मैच करेंगे, शर्ट, पैरा जैकेट, ट्राउजर, होल्स आर मोर देन 7-8, क्योंकि जो लूज पार्ट होता है ना कपड़े वहां का, से भी तो उससे गोली फाड़ के जाती निकल गई है। है कई गोली। इतना उसने फायर किया। और सामने से। हाँ, लेकिन मैं होश में था। मेरे को मतलब कोई भी इंजरी ने मेरी सेंस, बातचीत, चलना में कोई इफेक्ट नहीं डाला। खाली ये पैर पैरालिटिक इफेक्ट हो गया था क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को रगड़ गई थी गोली, तो उसका सेंसेशन, फेमरल नर्व मेरी चली गई। तो ये पैर भारी लग रहा था और जैसे लग रहा था इसकी सेंसेशन चला गया। हाँ, तो चला गया तो एक पैर तो चल रहा था, हाथ ही लटक गया था, बाकी बातचीत में पूरा कर रहा था। सर ये जो रेजिलियंस है, जैसे अक्सर मैं देखती हूँ छोटी सी बात हो जाए बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं, चोट लग गई है ना, कुछ हो गया। तो ये जो मेंटल रेजिलियंस है कि गोलियां लग गई 6-7, हाथ पे लग गया, उसके बाद आप बोल रहे हो, एक मतलब आगे भी करने का सब सेंस है। सो दिस मेंटल एंड फिजिकल रेजिलियंस, हाउ डू यू थिंक यू गॉट इट? एक्चुअली मुझे लगता है कि ईश्वर ना शरीर के साथ ये शक्ति सबको देता है, बिल्कुल देता है। मैं इसलिए मानता हूं कि कोई भी क्रिएशन है, जैसे आपका कोई मैकेनिज्म है, किसी ने एक छोटा सा इक्विपमेंट बनाया, उस इक्विपमेंट के अंदर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी खुद देता है। जो क्रिएटर है, इंजीनियर है, वो देता है। तो जो सृष्टि बनाया है ना जिसने, उसने सबके अंदर ही दिया हुआ है। आप देखिए कुछ भी हो तो सबसे पहले आदमी आंख क्यों बंद करता है? योर आईज दे रिएक्ट टू द रिफ्लेक्शन। रेस्क्यू मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली, बिकॉज दैट इज गिवन। कुछ अचानक हो तो अपने आप को आप डक करते हैं। दीज आर नेचुरल रिफ्लेक्सेस। मुझे लगता है कि जब आप क्रिटिकल कंडीशन में फंसते हैं, सबसे पहली तो यह है आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ही आपको सीरियसली घायल होने या मरने का रिस्क तो पता होता है। आर्मी, बीएसएफ जिस तरह की ड्यूटी देती है उसमें डेथ इज वन ऑफ द स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट इज अटैच्ड टू आवर ड्यूटी। दूसरी बात है द काइंड ऑफ ड्यूटी यू आर डूइंग इन कश्मीर, इट मेक्स यू little more stronger because you deal the challenges very frequently and you deal the challenges beyond your imaginations. Next है कि challenger deal ही नहीं करना, या leader is expected to give result also and that result is without casualty. तो ये सारी चीजें आपके अंदर जो इनकलकेट होती हैं, ये आपको अपनी परेशानी, अपने दुख को जज्ब करके
खुद को मजबूत एग्जिबिट करने के लिए मजबूर करती हैं। कोई कम मजबूत हो उसको भी मजबूती दिखानी पड़ती है, और जो नेचुरली कोई ज़्यादा मजबूत है उसको तो दिखानी ही पड़ती है, कम मजबूत को भी दिखानी पड़ती है। एज ए लीडर अगर आप शेक कर गए ना तो योर वेरी सीरियस ऑपरेशन इज गोइंग टू बी कम्प्रोमाइज्ड, एंटायर ट्रूप्स इज अंडर डेंजर। और एक और बताऊं, एट द टाइम ऑफ रेकनिंग आप क्या हैं, आपका माइंड कितना मजबूत हो वही काम आता है। बाकी तकलीफ तो लोग बांट लेते हैं। आपके पास ट्रूप्स कम पड़ेगी, ज्यादा आ जाएगी। हाँ। हथियार कम पड़ेगा, 4 और मिल जाएगा। मैगजीन ऑमिनेशन कम पड़ेगा, वो भी मिल जाएगा। गाड़ियां कम पड़ेंगे, वो भी मिल जाएगी। लेकिन शरीर पर लगी गोली और उसकी तकलीफ, और तकलीफ का जो फर्दर मैनेजमेंट है, रिस्क है, वो वही उसी को करना पड़ेगा जिसको लगी है। रेस्ट ओनली कैन सपोर्ट यू, अपने वो दे कैन नॉट शेयर दैट। तकलीफ में सब साथ दे सकते हैं, तकलीफ कोई नहीं ले नहीं सकता, बना ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं बना है। नहीं तो बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं, कहते हैं भाई इनकी तकलीफ हमको मिल जाए। हाँ, लेकिन नहीं मिलती ना। तो उस समय और हम लोगों ने इतनी कैजुअलिटी हैंडल की थी। खुद मेरे सीओ के आंख में गोली लगी और उनकी ऑप्टिकल नर्व चली गई। उनको बैटल सिचुएशन से निकालना, बैटल हार्डेंड टेररिस्ट डील करना, इनकाउंटर सिचुएशन में, बताइए जीवन लेने का सिस्टम नहीं है, कोई किसी का जीवन कैसे ले सकता है। लेकिन वो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। हमको मिलिटेंट का जीवन लेना ही लेना था। हम नहीं मारेंगे तो हमको मार देगा, वो हमको मार देगा, और पता नहीं और साथ में कितनों को मार देगा, कितनों को मारेगा। तो अगर मैंने ट्रैक कर लिया से, तो हमारा तो अंतिम उद्देश्य है, जब से उसकी लाश न देख लें, उसका नब्ज न चेक कर लें कि पक्का मर चुका है, वहां जाके हमारा काम पूरा होता है। इसीलिए कोई परिचय कराता है कि ही इज किलर ऑफ गाजियाबाद, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारा परिचय किलर से, बट वही मेरा परिचय है, फैक्ट है, वही परिचय है। तो ये चीजें आ जाती हैं और उसमें मजबूती आपको रखनी पड़ती है। मतलब खुद से बात करना पड़ता है। जैसे मुझे लगा कि अरे मेरे को गोली लग गई, बड़ी कम लाइफ रही, बड़ा मैं दूसरों की बॉडी भेजता रहता हूँ यहाँ से, तो गांव में खबर जाएगी तो लोग जाएंगे, यार ट्रूप्स का क्या हुआ, मरे कि नहीं टेररिस्ट, ये सब सवाल आते हैं दिमाग में। मतलब इंसान मतलब कितनी कैसी बात है ना कि खुद के गोली लगी है और यू आर टॉकिंग ऑलमोस्ट विद द डेथ। हाँ, आप बात तो डेथ से कर रहे हो ना। ये अलग बात है कि डेथ करी नहीं, तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी थोड़ा रुको, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, थोड़े दिनों बाद, अभी रुको, अभी नंबर नहीं आया है। तो अब आप सब कुछ के बाद ऐसा भी हुआ क्या? वो ऐसा लोग बताते हैं कि आप वहां से जाके जब वापस आते हैं तो कुछ रोशनी सी दिखती है, या ऐसा सुना है, बट मुझे लगता है मैं मतलब टेरिटरी तक पहुंचा नहीं था। आप कब उससे पहले रह गया था, क्यों लंबी लगी रही होगी। ऐसा सुना है कि ऐसा लोग सोचते हैं। हाँ, ये सुना था गोली वोली लगती, प्यास बहुत लगती है, तो वो प्यास मुझे भी लगी। प्यास का तो मेन रीजन होता है कि जब आप शॉक में होते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो प्यास तो लगती है। तो ये हुआ कि नहीं वो ऐसे गोली लगी है, प्यास लग रही, पानी मत देना, नहीं जल्दी मर जाएगा। तो मैंने पानी मांगा या कोई दिया नहीं, या प्यास तो लगा था। उसके बाद जब मैंने सीसिया लग गया तो आईवी शुरू हो जाती, फिर तो आपको पता नहीं कि फिर आप आईसीयू में फिर पानी मांगना चाहते हैं, जो भी है मेडिकल, तो वो मेडिकल फ्रेटर्निटी टेक केयर करती है। बट हाँ, ये सब ख्याल तो आए थे। बट जो पहला सवाल मैंने पूछा कि मेरे कोलीग्स कैसे हैं, हाँ, बिनू कैसे हैं, क्योंकि एक चीज देखा कि उस समय ये बड़ा क्लियर दिमाग में था, हाँ, कि मतलब जो मेरे साथ वाले हैं वो कैसे हैं और हुआ क्या। हाँ, परिवार उसमें को नहीं ध्यान आता। अब बेशक लोग पूछ लेते हैं, उसमें ध्यान थोड़ी आता है कि पता करो मेरी बीवी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं। क्वेश्चन आता ही नहीं है मन में। वो टीम इस नाते नहीं कि इस नाते नहीं कि आप उनको कम रिगार्ड कर रहे हो, बट वो सिचुएशनल क्वेरी नहीं है। जिस सिचुएशन में आप फंसे हो ना, वो क्वेरी वो नहीं है, वो क्वेरी बाद की है। भाई आप जिंदा बच गए तो परिवार के लिए ही बच गए, या परिवार आपके लिए बच गया। आप जिंदा नहीं बचे तो परिवार इज द अल्टीमेट सफरर। लेकिन सिचुएशनल रिएक्शन यही होता है कि व्हाट इज द एंड मिशन, आवर बॉयज आर सेफ और नॉट सेफ, व्हाट आर द सेटबैक, व्हाट आर द सक्सेसेस, यही आता। सर जब गोली मारी थी तब लगा था आपको कि नहीं वो गाजी बाबा था? नहीं, जब ये तो हम तो पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर थी। हाँ,
बट ऐसे स्टेटस के टेररिस्ट का जब तक कंफर्मेशन ना हो आप ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं फलाने मार दिया, लेकिन वो आदमी नहीं मारा जाता। इसके केस में तो कंफर्मेशन देखिए ना कैसे हुआ। हमने जब घेर लिया तो गाजी बाबा ने अंदर से वायरलेस सेट से माइक चार्ली मास्टर कंट्रोल पाकिस्तान को कन्वे कर दिया था कि मैं सीज में हूं, मैं सीज में हूं। हाँ। जिससे कि मास्टर कंट्रोल कोई और तरीका लगाए, कोई और टेरर ग्रुप को बोले हमला करने के लिए, मतलब पीछे से कुछ ऐसा कर दे कि ये चीज हमें उस समय नहीं पता लगी। ये मैं बाद की स्टोरी बता रहा हूँ, आईबी ने बाद में बताया। तो जब मास्टर कंट्रोल को कन्वे किया तो वो इंटरसेप्शन आईबी को पता लगा। तो आईबी ने फोन किया श्रीनगर में, सारे आर्मी को पहले फोन किया आपका कोई इनकाउंटर चल रहा है। आर्मी ने बोला हमारा नहीं चल रहा है। पुलिस से बोला नहीं हमारा नहीं चल रहा है। बीएसएफ को फोन किया, बीएसएफ ने बोला हमारा इनकाउंटर चल रहा है। आईबी ने बोला उसमें जो अंदर है वो गाजी बाबा है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन उसका है। एक कंफर्मेशन। दूसरा हमारे पास वो मास्टर स्ट्रोक था, पाकिस्तानी तो हमारे कब्जे में था ना जो जिंदा था। हाँ। वो बॉडी पाकिस्तानी को जब पहचान कराया हम लोगों ने तो एकदम गुस्से में देखा, बोला अच्छा मास्टर जी को मार दिया आप लोगों ने। अंसारी बाबा जो अंसार भाई, अंसार। हाँ। तीसरा कंफर्मेशन जिसने इंटरव्यू लिया था जी वाले ने, नसीर ने, हाँ, वो तो प्रेस कॉलोनी में ही था, उसको पकड़ के लाए। हाँ, उसने पहचान करी गाजी बाबू के यहाँ एक कट था। हाँ, ये उसको पता था। उसके बाद इंटरसेप्शन पे आने लगा। बड़े भारी दिल से हम ऐलान करते हैं कि हमारे सरबरा, हमारे आंखों के नूर, हमारे सरताज मोहतरम गाजी बाबा नहीं रहे। हम उनके कातिलों को पैगाम देते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इंटरसेप्शन भी आ गया। फिर उसके सिंबॉलिकल नमाज जनाजा में बहावलपुर में 4 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, वो भी इंटरसेप्शन आ गया। तो सारी चीज़ तो कंफर्मेशन ऐसे ही होता है। हाँ। तब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया गया। सर सबसे ज़्यादा डर कब लगा था? कोई ऐसा मोमेंट एकदम, मतलब एक वर्ड में कि कब ऐसा लगा कि डर लगा कुछ? हम उस रूम में, उस घर में तो धड़ाधड़ घुसे। जब ग्लास टूटा और एक वाली ऑफ बुलेट्स या ग्रेनेड्स आए तो थोड़ा झटका लगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इसी के पीछे होगा। हालांकि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था। उसमें कुछ मोमेंटरली शॉक आया और यू आर सीइंग वन जवान फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एक गोली लग रही है। दृश्य बनाना, फिल्मों में गिरना अलग होता है, लाइव आदमी गिर रहा है। असलियत में आपकी पार्टी में 2 अफसर उधर हो गए, ग्रेनेड की इंजरी से 5 लोग को कमरा छोड़ के जाना पड़ा। एक बंगाली कांस्टेबल, उसको यहाँ गोली लगी, उसको अंगूठा और उंगली उड़ गई। आपको लग रही है तो एक शॉक इफेक्ट तो आता ही है। हाँ। लेकिन ये था कि अगर आप मतलब फेल हो गए या मार नहीं पाया तो ये आपको मार देगा। ये सीधी बात है, मतलब वहां सर्वाइवल वाली बात है। बोले बस 2 में एक ही जिंदा रहेगा। ज्यादा तो ये एक की चिता जलनी है, चाहे वो जला चाहे आप जलो। एक ही कब्र है, वो जा चाहे आप जाओ। होता, क्योंकि ह्यूमन जीनोम में, आज मैंने बोला ना लेक्चर में, कि इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव एंड इंस्टिंक्ट टू अचीव, 30,000 ह्यूमन जीनोम का जो डिकोडिंग हुई सन 2000 में, एक ही क्वालिटी सारे जीनोम में पाई गई। और ये क्वालिटी है, बोला मैंने आपके बच्चों को, सर्वाइवल एंड अचीव। यस, दैट इज वेरी कॉमन। यस, दैट इज। हमने कहा वो तो भगवान ने आपको इनबिल्ट दिया हुआ है, अचीव करो। कौन रोक रहा है? Sir, it was such a wonderful conversation. Thank you so much. I am so honored. Now you very intensely asked the questions, and while asking the question, you yourself were so much involved in the क्या कह सकते हैं, mental scenario of a operation, which you could have thought of. सर अगर हमारी जिंदगी पे कोई मूवी बनती है, जैसे आपकी जिंदगी पे जैसे मूवी बनी, तो कैसा लगता है कि खुद के बारे में जैसे आप देखते हैं तो? यार मूवी बनना भी एक मूवी है। मुझे पता नहीं था मूवी बनेगी। मैं तो 2003 की घटना 2004, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18 निकल गया। तो वन फाइन डे somebody is researching something, फिर वो स्टोरी लेके जाते हैं, प्रोडक्शन हाउस ले आता है, फिर कोविड आ जाता है, 2 साल बनता नहीं है, फिर बनना शुरू होता है।
क्योंकि जो फिल्म प्रोड्यूस करता है उसके अपने अलग बहुत सारे डायनामिक्स पैरामीटर्स होते हैं। होते हैं। हाँ। तो फिल्म आई तो डेफिनेटली आदमी पहले थोड़ा सा सहमा सा रहता है कि ये फिल्म में क्या दिखा देंगे आपके लिए। हाँ। कई बार पता चला आप वो है ही नहीं, वही दिखा दिया। वो मतलब तो क्या मैं कितना सच है सर, वही कितना हाँ, सच मैं होता है। प्रीमियर के लिए बुलाया था इन्होंने नवंबर 24 में मुझे। तो उनके रूम में वो चालू हुई पिक्चर और उसमें हमको बिठाया गया, 3 लोग उसमें, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब बैठे हैं। फर्स्ट टाइम जब आप मूवी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं देयर इज समवन प्लेइंग योर रोल, वो आपका नेम प्लेट पहना है, तो आपका हमेशा दिमाग इस पे जाता है ना कि इज ही सेम ना व्हाट आई एम, हाँ। कि बहुत अंतर तो नहीं है। खैर काफ़ी अच्छा करने की कोशिश की है। कुछ जगह ड्रामेटाइज करते हैं, उनकी फिक्शनल रिक्वायरमेंट है, उनकी एक सिनेमाटोग्राफिक फ्रीडम है। हाँ। लेकिन बनने के बाद आप और भी एस्पेक्ट देखते हैं। बड़ा नीट एंड क्लीन लेडी वाइफ का रोल दिखाया, बड़ा हमारा और वाइफ के पूरे रोल में बेसिकली यही दिखाया है कि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में मैं काम कर रहा हूँ, हाउ इमोशनली शी इज़ मैनेजिंग, यही पार्ट है। एक जगह उन्होंने पब्लिक को बड़ा अच्छा बोला है, वो बड़ा अच्छा पार्ट है। बड़ा एक नेचुरल But you enjoyed in Kashmir. Yes, I enjoyed Kashmir. Even still, I want to work in Kashmir. Although I am at such a level that definitely मैं वो काम नहीं कर सकता. But I enjoyed and still I like working in Kashmir. मेरा नेचुरल मेरे मन में या दिमाग में या मेरे खून में है कि मैं कश्मीर के परिस्थितियों में काम करना अच्छा लगता है। तो फिर लोग मिलते हैं, जुलते हैं, कई बार आप संकोच भी महसूस करते हैं, कई बार आप थोड़े शर्माए भी लगते हैं, कई बार लगता है कि वो अगला आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो थोड़ा हम्बल में थोड़ा आई एम हम्बल विद ऑल दीज थिंग्स। तो मैं ज़्यादा जैसे कभी गया तो कभी कोई कहीं पहचान भी जाता है। एम्स में मैं गया तो एक जब बेंच पे बैठा था तो मुझे कोई काम था, तो क्लर्क ने बोला कि वो लंच पे गए हैं, तो मैं लंच कर रहे थे। मैंने कहा लंच में व्हाई शुड आई डिस्टर्ब, मैं बाहर बेंच पे बैठ गया। तो मेरे बगल में एक आदमी था, पहचान गया, तो मेरे तरफ मुंह करके कह रहा है आपको भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और आपको भी इंतज़ार करना पड़ता है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बोला इफ़ आई रिमेंबर यू आर दैट। मैंने कहा यस। तो बोले, मैंने कहा नहीं, ये सही दस्तूर है। उस आदमी ने दाल के अंदर हाथ डाला हुआ है, मैं उस समय जाके कुछ पूछूंगा तो क्या बताएगा। तब तक जो खा रहा था वो खाना खा के सामने से गुजर रहा था, उसने सुन लिया है कन्वर्सेशन। तो मुड़ के आया और बोला ना सर आई अप्रिशिएट यू। तो लौट के आया, फिर उसने मुझे बात बताई। तो ऐसा भी होता है कई बार, एक आध बार। कभी एक दिन CSY में एक लेडी मिल गई, घुसते हुए पहचान गई, कभी कोई एयरपोर्ट में पहचान लेता है। तो दैट टाइम यू ट्राई टू बी इन योर ओन शेल। ठीक है। So it was lovely talking. It was lovely talking. Thank you. और आपने जिस तरीके से आज बच्चों से भी बात करी है, हमें अपनी स्टोरी सुनाई, it is like an inspiration of courage for everyone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you sir. so much, and all the best. We are You're doing honored very to good have job, and you are lucky to have such a large pool of young minds to shape them, building the future of the country. Yes. So you are lucky and you पर enjoy हम this. सबकी जिम्मेदारी है। जैसे वहाँ पे सेफ्टी जरूरत है, बच्चों के दिमाग में भी सेफ्टी की बहुत आज जरूरत मैंने है। बोला कि तुम ही एसेट हो भैया। हाँ। सोने की चिड़िया तुम ही बनाओगे इस देश को, हम तो बनाने से रहे। Thank you so much. Thank you so much, sir. Okay.